नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के आज के इशू में कुछ मिसलिनियस टाइप के हमारे क्वेश्चन हैं जो कि इस टाइप से चर्चा में आने के बाद अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उनको देखेंगे कि क्या क्या हमारे आज के प्रश्न हैं। ठीक, हम लोग 2-4 क्वेश्चन रोज़ चुन करके पढ़ रहे हैं ताकि करंट अफेयर्स के नाम पर कोई कूड़ा करकट ना इकट्ठा होने पाए दिमाग में। उन चुने हुए प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं जिनकी एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। तो आज देखते हैं क्या है। ठीक है, एक पुरस्कार है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके नाम से आपदा प्रबंधन पुरस्कार है। ठीक है, 2022 के पुरस्कार की ही बात हो रही होगी तो चलिए कोई बात नहीं। ये एक ख़ास बात यह है कि ये गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और दूसरी ख़ास बात यह है 2019 में ही शुरू हुआ है। ठीक, 2019 में ही शुरू हुआ है, यानी लेटेस्ट पुरस्कार है। तो पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्या हमारा प्रश्न पूछा जा सकता है? ये संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी, 2 श्रेणियों में दिया जाता है। कोई संस्था हो सकती है जो आपदा प्रबंधन में बेहतर काम की हो, उसे दिया जाएगा। कोई व्यक्तिगत प्रयास भी हो सकता है। तो संस्थागत श्रेणी में GIDM को दिया गया है। GIDM। अब ये GIDM क्या है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। ठीक है, इसको दिया गया है, यानी कि गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है संस्थागत श्रेणी में। यानी कि बहुत से लोग इस संस्थान से जो जुड़े हैं सभी लोग इस पुरस्कार को जान लीजिए प्राप्त कर रहे हैं। संस्था को महत्व मिलना, संस्था को पुरस्कार मिलना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होती है। यहीं पर व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? व्यक्तिगत, तो यहाँ जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, होगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत है विनोद शर्मा। विनोद शर्मा, चलिए विनोद शर्मा जी हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ से जुड़े हैं, क्या इनकी विशेषता है, कोई बात है, पहचान है? तो ये हैं उपाध्यक्ष सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। ये उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष हैं सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। ठीक है, तो इनके प्रयास, व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहे। इन्होंने इस प्राधिकरण का अच्छी तरीके से नियंत्रण किया, उपयोग किया, इस वजह से इनको दिया गया व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय का 2019 का शुरू हुआ पुरस्कार है। 22 का पुरस्कार इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, इसलिए इसको आप लोग तैयार रखिए। ठीक है, तो ये पुरस्कार की श्रेणी में एक अलग टाइप का क्वेश्चन था आपका, आपने कर लिया, अच्छी बात। इसी तरीके से पद्म अलंकरण पुरस्कार दिए गए हैं। अब पद्म अलंकरण पुरस्कारों की लिस्ट बड़ी लंबी होती है। ठीक है, ये 128 पुरस्कार दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, मुझे नहीं लगता है कि याद रहेगा। सतही तौर पर कहीं आप पढ़ लीजिए, अलग बात है, उलझने की आवश्यकता नहीं है। कई बार इनमें से पर्सनालिटीज़ पूछी गई हैं, लेकिन कुछ पर्सनालिटी किसी विशेष प्रयोजन से हम निकाल लें, अलग बात है। सामान्यतः हर एक पर्सनालिटी इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप उलझेंगे तो पता चलेगा 128 लोगों का नाम जानने में कुछ ज़रूरी नाम आप मिस कर देंगे, जिनके बारे में ये माना जा सकता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट वो हैं। तो ये 128 लोगों को दिया गया है। इसमें आप जानते हैं पद्म विभूषण होता है,
पद्म अलंकरणों में पद्म विभूषण होता है, ठीक है। अब पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को दिया गया है। तो ये भारत रत्न के बाद नागरिकों के लिए या कुछ विदेशी राष्ट्र भी होते हैं, सिविल स्तर पर, सैन्य स्तर पर नहीं, भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। 4 ही लोगों को है, ये 4 आपके सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 4 लोगों को दिया गया है? प्रभा अन्ने महाराष्ट्र के हैं, पहला है प्रभा अन्ने महाराष्ट्र। हो सकता है मैच दी फॉलोइंग में पूछ ले, 4 लोग हैं, 4 स्टेट हैं, तो मिलाने के लिए राधे श्याम खेमका यूपी, राधे श्याम खेमका यूपी के हैं, यूपी वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जनरल बिपिन रावत यूनाइटेड किंगडम, सबसे इम्पॉर्टेंट यही हैं क्योंकि दुर्घटना में इनकी मृत्यु भी हुई है। जनरल बिपिन रावत यूके के हैं, उत्तराखंड के हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, चर्चित रहे हैं हाल फिलहाल में, ठीक है। और श्री कल्याण सिंह जी यूपी के हैं, ये भी बहुत चर्चित हैं। तो ये 4 लोगों का नाम आप लोग याद रखिए, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, ठीक। इसके अलावा ये जान लीजिए कि दूसरे इसके बाद पद्म भूषण आता है, ठीक है, पद्म भूषण आता है, ये 17 लोगों को दिया गया है। और फिर पद्म श्री आता है, ठीक है, 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 107 पद्मश्री दिया गया है, टोटल 128 आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये बात को समझिए, ज़्यादा मत उलझिए, ठीक है। अगले हिस्से में चलते हैं, अगले हिस्से में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आपका हो गया क्रिकेटरों को बहुत से पुरस्कार मिलते रहते हैं, तो कभी कभी कुछ स्पेशल हो जाता है तो चर्चा में रहता है। तो सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आपका है, जो सबसे बड़ी संस्था है क्रिकेट से रिलेटेड वर्ल्ड की, उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया गया है। तो बहुत से खिलाड़ी विदेशी रहे हैं, लेकिन यही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसी यदि भारतीय को मिला हो तो विशेष बन जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, और ऊपर से महिला हो तो क्या कहने, आना ही आना है, आना ही आना है प्रश्न। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसी भारतीय को मिला है, इसलिए जानना है स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, ठीक है, ये आपके भारत की क्रिकेटर हैं। इनको इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का, यानी विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में पुरस्कृत किया गया है। तो आप इसी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस पकड़ेंगे, क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन याद रहेगा। इम्पोर्टेंस नहीं पकड़ेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी। 1-2 बुक्स मिली हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो में भी पूछा जा सके तो बुक्स भी हम लोग धीरे धीरे तैयार करते रह रहे हैं। तो आज भी 2 बुक्स की हम लोग चर्चा कर लें जो कि हाल फिलहाल में चर्चित रही हैं, ताकि अगर प्रश्न आए तो हमसे गलती ना होने पाए। पहली बुक है प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स, मोदी जी के नाम से प्रश्न आएगा ही आएगा। पहली है प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स, ठीक है, यह बुक है, मोदी जी के नाम से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। आकार पटेल, आकार पटेल द्वारा लिखी गई है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ये मोदी नाम से, अदरवाइज समस्या होगी। दूसरी है इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल,
ठीक है, बुक तो इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही है, लेकिन राइटर इम्पॉर्टेंट है तो बुक इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है, इनकी बुक है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखे रहिएगा। कुछ दिवसों की चर्चा कर लें, बुक्स की चर्चा जब कर ही रहे हैं, डेट्स की भी चर्चा कर लें। आज हमारी डेट्स जनवरी से रिलेटेड है, जनवरी की कुछ हमारी डेट्स हैं उससे रिलेटेड हैं, तो ज़रा देखते हैं कौन कौन सी। 9 जनवरी, ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। 10 जनवरी क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब 9 जनवरी आपकी 20 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 10 जनवरी भी आया है, 12 जनवरी भी आया है, ठीक है, 24 जनवरी भी आया है, 25 जनवरी भी आया है। मतलब हमने जनवरी से 5 डेटें चुनी हैं जो शायद ही कोई ऐसी होगी जो 20 बार से कम ना आई हो, ठीक है, 50-100 बार भी हो सकता है, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम भी आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो देखते हैं क्या क्या है। प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस है। अब ये क्यों मनाया जाता है, बार बार पूछता है। 1915 में गांधी जी परमानेंटली वापस आ गए थे, अपना प्रवास समाप्त करके परमानेंटली वापस आ गए थे, इसलिए ये हर वर्ष उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, ठीक है। हिंदी का भारत में तो प्रचार प्रसार सब कुछ व्यापकता बढ़ ही रही है, लेकिन हिंदी अब विदेशों में भी पॉपुलर हो रही है, तो उसी दिशा में और सार्थक बनाने के लिए विश्व हिंदी दिवस भी हम मनाते हैं कि हिंदी की स्थापना वैश्विक स्तर पर हो, ताकि हमारी जो भाषा है वो पूरे विश्व में एक बेहतर स्थान प्राप्त कर सके। 12 जनवरी युवा दिवस। अब युवा दिवस भी बहुत जो है उत्साह के साथ युवा लोग मनाते हैं। तो आखिर 12 जनवरी को क्या हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद का, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का हैप्पी बर्थडे है। तो स्वामी विवेकानंद आप जानते हैं लगभग सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, कोई अंतर विरोध किसी में नहीं है, इन्हीं का हैप्पी बर्थडे है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग युवा दिवस के रूप में युवा शक्ति को पहचानना सीखते हैं, ताकि हम अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें, अपने आप को ईमानदार बना सकें। हर एक चीज़ के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, ठीक है। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश दिवस है तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। कारण क्या है, 1950 में संयुक्त राज्य, पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, संयुक्त राज्य, ठीक है। 1950 में 24 जनवरी के ही दिन उत्तर प्रदेश रख दिया गया, जिसके उपलक्ष्य में हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। कितना इम्पॉर्टेंट है, चुनी हुई चीजें। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, ठीक है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट डेटें हैं आपकी, ठीक है, जो कि बहुतायत में पूछी गई हैं। तो इधर उधर उलझने की जगह कम से कम जो हमेशा आता है वो तैयार करके तो आप सही करिए। बाकी तो पढ़ने के लिए दुनिया पड़ी हुई है, रोज़ इतना मोटा पेपर आपके घर पर आता है, पेपर ही पढ़ते रह जाएंगे। चुनना सीखिए, सिलेक्शन लेना सीखिए, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। तो हम लोग धीरे धीरे प्रतिदिन करंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ पिछले वीडियोज़ में आपका रिस्पांस देख के बहुत खुशी हुई कि आपको बातें समझ में आ रही हैं।
चुनना सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, और मुझे लगता है सही तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो याद भी हो रहा होगा। क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं न्यूनतम हो जा रही हैं। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप कोई गलतियां ना करिए, जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए, सही तरीके से, सही ढंग से, सही स्थान पर पढ़िए, स्वयं की पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट लाइए। अगले वीडियो के साथ मैं अगली क्लास में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।